Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parvalganj, and today I am going to start class 7 history 9 chapter which is regional cultures. क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं। मीडियल पीरियड में राजस्थान क्या था, वहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहे वो किसी भी कल्चर का हो उस एरिया में डेवलप थी। और राजस्थान आर्ट और आर्किटेक्चुरल स्टाइल, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग आदि धार्मिक ट्रेडिशन को क्या करता था, ट्रेडिशन के लिए जाना जाता था। अब बंगाल की बात करते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मार्शी लैंड एंड द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल वर मेड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। मुगल पीरियड के दौरान मार्शी जो भूमि थी, मतलब दलदली भूमि और जंगल, ये सभी क्या थे, ईस्ट बंगाल में कल्टीवेशन के लिए फेमस थे। मानसिंह जो कि मुगल ईस्ट बंगाल से लाया गया था और ढाका इसका कैपिटल बना। धीरे धीरे gradually local community merged together to form new community of peasant. The Mughal officials who received land grants in the area built mosques that became the center of religious transformation in these areas. Several Sufi sants became popular and were often looked up by the people with affection and respect as peers. Their shrines became center of new cultural development. तो धीरे धीरे लोकल कम्युनिटी क्या हुई, मर्ज होकर, मतलब मिलकर एक नया कम्युनिटी बनाए। मुगल्स ऑफिशियल जो कि क्या करते थे, उस एरिया को लेते थे जहाँ पे गुंबद या कह लें मस्जिद बनाया जा सकता है और उस एरिया में रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। कई सूफी संत जो थे यहाँ बहुत फेमस हुए, पॉपुलर हुए और वे एक दूसरे के कामों से प्रभावित होते थे, जिन्हें पीर कहते हैं। उनका श्रींस में धार्मिक स्थल, उनका जो धार्मिक स्थल है वह नए कल्चरल डेवलपमेंट का केंद्र था। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। Odisha. Sometimes the religious tradition of region also gave it distinct identity. For example, the cults of Lord Jagannath at Puri in Odisha created a distinct culture for the region. The history of Lord Jagannath suggests that deity was originally a local god which was later identified as Vishnu. Later it became central cult in Odisha. In the 12th century, Anantavarman, the ruler of the Ganga dynasty, built a temple of Lord Jagannath at Puri. The later rulers of this region identified themselves as the deputy of the Lord. Even today, the Jagannath Yatrata is celebrated by the people of Odisha with much pride and fanfare. तो आइए स्टूडेंट उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा भी अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ का स्थापत्य शैली, संगीत, नृत्यकारी, चित्रकारी, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के पंथ ने क्षेत्र के लिए अलग संस्कृति का निर्माण किया। भगवान जगन्नाथ का इतिहास बताता है कि देवता मूल रूप से एक स्थानीय देवता हैं जो मुगल काल के दौरान बाद में दलदली की पहचान विष्णु के रूप में हुई। बाद में यह पूर्वी बंगाल भूमि और जंगल बन गया और उड़ीसा में केंद्रीय पंथ थे। तो 12वीं शताब्दी
में खेती के लिए उपयुक्त बनाया गया। मान सिंह अनंतवर्मन गंगा राजवंश के शासक मुगल सेनापति थे, जिन्होंने पूर्वी बंगाल में पुरी भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। मुगल नियंत्रण में ढाका को बाद में क्षेत्र के खुद को पूंजी के रूप में पहचाना। और आज के डेट में जगन्नाथ यात्रा हर साल उड़ीसा में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। रीजनल लिटरेचर एंड लैंग्वेज। अंडर द मुगल्स, Persian was the official court language. At the same time, in various other parts of India, distinct language and literary tradition emerged. तो अब हम लोग क्षेत्रीय लिटरेचर और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो मुगल काल के दौरान या मुगल काल में ही पर्शियन जो थे वे क्या थे, उनका ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज था। उसी समय कई अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में कई तरह के लैंग्वेजेस और लिटरेरी ट्रेडिशन उभर कर सामने आया। आइए सबसे पहले बात करते हैं मुगल काल के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज फेमस हुए। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज ओरिजिनेटेड बिटवीन द 17th and 10th century. It developed from Sanskrit and Apabhramasa language of the medieval period. The development of Hindi passed through various stages. The first stage, known as Adi Kal, was one of the richest period in the history of the Hindi literatures. The second stage, known as Bhakti Kal, was known for the rich contribution made by the Nirguna and Saguna Sant poet. The third stage, known as Ritikal, was famous for contribution from poet like केशवदासा, चिंतामणि, बिहारी। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिंदी लाइक ब्रज भाषा एंड खड़ी बोली वर began to be used in devotional songs and poem. One such example is Chandabardai Prithviraj Raso, a poem describing the valor of the Rajput king पृथ्वीराज चौहान। तो हिंदी जो है 17वीं और 10वीं सेंचुरी के बीच में उभर कर आई। यह जो है संस्कृत से ही लिया गया है। अब्राहमासा लैंग्वेज जो है मिडिल का पीरियड में लाई गई। हिंदी का जो डेवलपमेंट है वो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहले स्टेज को हम लोग आदिकाल कहते हैं, जो कि 1206 से 1318 के बीच चला, जहाँ पे हिंदी लिटरेचर की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें कई रिचेस्ट पीरियड भी लिखे गए हैं। सेकंड स्टेज आता है जिनको हम भक्ति काल कहते हैं। यहाँ पे निर्गुण और सगुण संत पोएट जो थे वो क्या थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, रीच था। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, जो कि 1683 से 1850 तक काफ़ी मशहूर था। यहाँ पे कई फेमस पोएट भी जिनमें केशवदास, चिंतामणि और बिहारी शामिल हैं। कई अलग तरीके के हिंदी की भाषा भी है जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये दोनों का ही यूज़ डिवोशनल सॉन्ग्स और पोएम के लिए किया जाता है। अगर एक और एग्जांपल लें तो चंद बरदाई का क्या है, पृथ्वीराज रासो है पोएम, जो कि राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। आते हैं उर्दू पे। उर्दू रिजल्टेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज. इट इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द region of Alauddin Khalji. The language flourished in the kingdom of Bijapur and Golconda. The earliest available work in Deccani Urdu is a mystical prose treatise
Mirazul Ashingin by Sant Gesu Daraj, early 15th century. Urdu arrived in North India in a more developed form during the Mughal period. अगर हम पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज को मिला दें तो उससे क्या बनता है? उर्दू बनता है। यह विश्वास होगा कि अलाउद्दीन खालजी के दौरान ही ये लैंग्वेज विकसित हुआ और यही लैंग्वेज बीजापुर और गोलकोंडा तक इसका प्रभाव था। पहले जो डेक्कनी उर्दू में जो लोग काम करते थे उनमें मिराजुल आशगीन जो कि एक संत गेजू दराज से बिलोंग करते थे, 15वीं शताब्दी से पहले की बात है ये। उर्दू जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ और ये मुग़ल पीरियड के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ। अब हम बात करेंगे असामीज़। द पीरियड ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ असामी लिटरेचर इन रिस्पॉन्स टू द भक्ति मूवमेंट. It was Shankar-Deva, a great poet who played a significant role in the development of Vaishnavism and also wrote poetry in the Assamese language. His disciple Madhva-Deva wrote Bhakti Ratnavali, which talk about different aspects of bhakti. He wrote a handbook consisting of a large number of hymns called the Bharajitas, depicting the life of Krishna in Vrindavan, and another work also dealing with the childhood of Krishna. Gopal Chandra Vijaya wrote the story of Krishna as told in the Bhagavad Gita, Vishnu Puran. Assamese prose developed mainly through the compilation of historical chronicles known as Buranjis. These were written on the instruction of the Ahoms king. The Sino-Tibetan dialect of the Ahom greatly influenced Assamese prose just as it had given a cultural identity to the people. तो अगर हम असामी की बात करें तो भक्ति मूवमेंट में ही असामीज़ लिटरेचर का विकास हुआ। यहाँ पर शंकर देव जो कि एक महान पोएट थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण रोल वैष्णविज़्म में निभाया और उनमें कुछ पोइट्री भी लिखा जिसका जो लैंग्वेज था असामीज़ लैंग्वेज में लिखा। उनके जो शिष्य थे महादेव, उन्होंने भक्ति रत्नावली लिखी और उन्होंने उसमें भक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में डिटेल में बताया है। उन्होंने एक हाथ से बनी हुई बुक भी लिखी है जिसमें ढेर सारे 12 गीतास के कृष्ण के जीवन पे आधारित जो कि वृंदावन में हुआ था उस पे आधारित है। इसके अलावा बाल्य कृष्ण का जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। गोपाल चंद्र विजया इन्होंने कृष्णा की स्टोरी लिखी है और उसमें भगवत गीता और विष्णु पुराण के बारे में भी बताया है। असामीज़ प्रोस की बात करें तो ये बुरांजिस जो कि एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है उनके कंपाइलेशंस पे तैयार हुआ है। यहाँ पे अहोम्स किंग्स के स्ट्रक्चर्स कह लें इंस्ट्रक्शन पर ये लिखा हुआ है। सीनो तिब्बतन ये दोनों क्या हैं, अहोम्स को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। असामीज़ प्रोज जो है वह एक लोगों के लिए कल्चरल आइडेंटिटी बनकर रह गया है। अब हम बात करेंगे पंजाबी की। मसूद फरीद उद्दीन, a 13th century mystic poet, was the pioneer of new school of poetry in the Punjabi language. A major contribution to Punjabi poetry toward the end of the 15th century was made by Guru Nanak. Later 6 gurus also contributed to the enrichment of Punjabi. Guru Arjan compiled the Adi Granth in 1604 CE and also wrote Sukshmani
one of the longest and greatest of the medieval mystic. मसूद फरीद उद्दीन, जो कि 13वीं शताब्दी में एक मिस्टिक पोएट था, जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में उस स्कूल की पोएट्री, मतलब स्कूल की कहानी के बारे में लिखा। पंजाबी पोएट्री में 15 शताब्दी के अंत तक वहाँ पे गुरु नानक देव ने पंजाबी को फेमस किया। बाद में सिख गुरु जो थे वो भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने भी पंजाबी भाषा को बढ़ावा दिया। गुरु अर्जुन जो थे आदि ग्रंथ से प्रभावित थे, जो कि 1604 ईस्वी में आया। और इसके अलावा सुखमणि जो थे वे मिडिवल मिस्टिक पीरियड में सबसे लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट कहलाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। The poems. The contribution of Guru Gobind Singh is also invaluable. Punjabi prose made immense progress and number of religious and philosophical works got translated from Sanskrit to Punjabi between 1600 to 1600 and 1800. अगर हम गुरु गोविंद सिंह की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वे भी क्या हैं, अमूल्य हैं। पंजाबी प्रोज में इन्होंने सभी धर्म और फिलॉसफी को पे अच्छा काम किया है, जो कि वो संस्कृत से पंजाबी में लिया गया है। अब हम बात करेंगे मराठी की। मराठी लिटरेचर इमर्ज्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 13th century. A major contribution was made by the sant poet Eknatha and Tukaram Abhang. Ramdas and Vamana Pandit also contributed to Marathi prose and poetry. 17th century saw the compilation of secular poetry in the form of povadas or ballads describing the warfare skills and selfish valor of the Marathas and Lavarnis, which were romantic works. मराठी लिटरेचर 13वीं शताब्दी के मध्य में के बाद आई। यहाँ पे संत पोएट एकनाथ और तुकाराम का बहुत ज़्यादा इसमें भागीदार रहा है। रामदास और वमन पंडित ये दोनों ने कंट्रीब्यूट करके मराठी प्रोज और पोएट्री में काम किया। 17वीं शताब्दी में इसे एक सिक्योर की तरह से देखा जाने लगा, सिक्योरिटी पर्पस से, जिसे हम पोवा दास या फिर बलाद, जो कि इसमें वेलफेयर स्क्रीन के बारे में और सेल्फिश वैलर ऑफ द मराठास, मराठा में खुद कैसे जॉब करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया है। आई वॉन इज विच वर रोमांटिक वर्क, उन्हीं में से आई वॉनिस जो थी एक रोमांटिक वर्कर थी। अब बढ़ेंगे साउथ इंडियन लिटरेचर। Among the growth of language in South India, a group of three poets, namely Narayana Tikanana Yerapragada, between the 11th and 14th century, translated the Mahabharata into Telugu. तो ग्रोथ लैंग्वेज के विकास में ही साउथ इंडिया में 3 पोएट के ग्रुप बनाए गए हैं, जिनका नाम नान्या, तिकाना और येरा प्रगाढ़ा। ये सभी क्या हैं, 11वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के मध्य में शामिल होंगे, जिन्हें महाभारत को तेलुगु के रूप में प्रसारित किया जाएगा। इन तमिल द कंपाइलेशन ऑफ द पोएम द अलवर्स आर वैष्णव संत इज नोन एज दिव्या प्रबंधन. Nairam is considered one of the important among them, consisting of hymn composed by 12 alvars, including the Tirumanilisha alvar Namaval. The song of Narayanas and Saiva Sant were compiled in the series of books known as Tirumurai. Some of the important Narayanar Sant were
Apar, Sabandar and Sundar, who composed the first 9 books known as Devaram during the Chola period, Kamban wrote the Tamil version of Ramayana, and Sekhijar composed the Periya Puranam. तो साउथ इंडियन लिटरेचर की बात करें तो साउथ इंडिया भी कई 3 मुख्य पोएट यहाँ मिलते हैं जिनका नाम नानया, तिकाना और येरो प्रगाढ़ा। ये सभी पोएट 11 और 11वीं सेंचुरी के बीच महाभारत में को जब तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया था, इन तमिल है वो क्या है, वो अलवर और वैष्णव संत के कंपाइलेशन है जिन्हें हम दिव्य प्रबंधम कहते हैं। नालाईराम जो कि एक उनमें से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 12 अलवर वो तिरुमलीशा अलवर नामालवर से लिया गया है। कुछ गाने भी हैं नारायणास या सेवा संत के जो कि सीरीज़ में बांटा गया है जिसका नाम तिरुमुराई है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नैयर संत हैं जो सबंदर और सुंदरर हों और जिसके के यहाँ फर्स्ट 9 बुक्स नोन एज, पहली 9 बुक जो थी वह देवाराम थी। चोला पीरियड के दौरान कम्बन ने तमिल वर्जन में रामायण लिखा और सिक्सजर कंपोज द पेरिया पुराण। तो इस तरह से स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में बाकी बचे हुए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।